हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे अबाउट रेडियो एक्टिविटी, जो आपकी केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से वो बताना जरूरी है, केमिस्ट्री में भी उतना ज़्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन उसका डिटेल थ्योरी है व्हाइट हाउस के बारे में। चलिए, व्हाट इज दिस आर्टिकल पहले समझते हैं, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं कि अगर हम देखेंगे कूलम्स लॉ क्या था, इट वाज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस गिवन बाय के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ऐसा था। और इसका अगर हम वेरिएशन प्लॉट करके देखेंगे, हाउ इज द वेरिएशन ऑफ कूलम्स लॉ, तो आप देखोगे कि सपोज दिस वैल्यू ऑफ आर पे ये था फोर्स, आर बढ़ाओ फोर्स घटने लगेगा, आर घटाओ फोर्स बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर आर को बहुत ज्यादा घटा दोगे तो ये फिर से ड्रॉप डाउन करके जीरो हो जाता है। और ये कौन सा रेंज है? दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ से 10⁻⁻14 मीटर। मतलब इससे अगर कम हो गया आर का वैल्यू तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए तो न्यूटन्स लॉ को हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते थे, बट कूलम्स लॉ को यूनिवर्सल लॉ नहीं करें, इसका अपना लिमिट्स है। नाउ थिंक ऑफ ए न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पैक्ड है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पैक्ड है, ठीक है। तो ऐसा करके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरे हुए हैं इसके अंदर, है ना। तो ये जो भरे हुए हैं, एवरेज प्रोटॉन टू प्रोटॉन डिस्टेंस कितना होगा वो डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा न्यूट्रॉन है, कितने ज्यादा न्यूट्रॉन है ना। तो अगर हम क्योंकि दोनों का मास बराबर है तो ऑलमोस्ट वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, है ना। क्योंकि दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम है तो वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अगर किसी एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर अगर बहुत ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मच मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो क्या होगा, एवरेज प्रोटॉन टू प्रोटॉन डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। When the distance between the two protons is more, you will see the force becomes enormous. The number of neutrons कम है, distance between two protons will be small. ये 10⁻⁻14 क्या है, ये एवरेज न्यूक्लियर रेडियस है, ठीक है। न्यूक्लियर रेडियस इज एवरेज रफली अराउंड 10⁻14 10⁻15 मीटर ऐसे आता है। अभी क्या हो गया कि अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बहुत कम हो गया, फोर्स इज वेरी लेस, no problem, that force is very less, so they are stable inside the nucleus. लेकिन अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में डिस्चार्ज ज्यादा हो जाएगा, the force will be very high। तो क्या है, ये टूटने की कगार पर रहता है, क्यों कि इंटरनल प्रॉब्लम है ना, इंटरनल प्रॉब्लम के चलते ये टूटने की कगार पर रहता है। तो अगर किसी एक न्यूक्लियस को हम ऑब्जर्व किए जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मच मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो क्या होगा, प्रोटॉन टू प्रोटॉन डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और न्यूक्लियस टूटेगा। ये जो ऑटोमेटिकली टूटने वाली बात हुआ किसी न्यूक्लियस का, इसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। सो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? द ऑटोमेटिक डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए न्यूक्लियस हैविंग न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो मच मोर देन 1 टू एक्वायर ए कॉन्फ़िगरेशन where neutron to proton ratio will be close to 1 is called radioactivity। ऐसे हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हम लोगों को समझ में आया उसको अगर लिखेंगे तो लिखेंगे a nucleus having higher value of neutron to proton ratio acts or behaves as an unstable nucleus such a nucleus automatically
breaks to new nucleus having neutron to proton ratio close to 1. This phenomenon is called radioactivity. ठीक है. When the neutron to proton ratio is much more than 1, जैसे मैं बताया कि ये करीब करीब 1.5 से ज़्यादा होता है, तो वो न्यूक्लियस टूटने की कगार पर रहता है. इट ऑटोमेटिकली ब्रेक्स. ठीक है. और ब्रेक करके ऐसा टुकड़ा बनता है कि हर टुकड़े में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 के आसपास हो जाता है, तब वो स्टेबल कहलाता है. नहीं तो अनस्टेबल रहता है और वो क्या करता है, ब्रेक करने की, खुद को तोड़ने की कगार पर रहता है और कभी टूट भी जाता है. तो उस फेनोमेनन को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी. तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम नोट करेंगे तो देखेंगे it is a spontaneous process. कोई एक्सटर्नल एफर्ट की जरूरत नहीं है, ना ही कोई एक्सटर्नल एफर्ट इसको तोड़ सकता है. इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है. दूसरा हुआ कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक मास 40 is the most stable nucleus with neutron to proton ratio equal to 1. ठीक है. ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है. कैल्शियम इज कंसीडर्ड एज मोस्ट स्टेबल. और अगर हम बिस्मथ की बात करेंगे, बिस्मथ जिसका एटॉमिक नंबर होता है 83 और मास नंबर होता है 209, 83 and 209, is the highest stable nucleus. प्रेडिक्टेबल में बिस्मथ तक की चीजें यूजुअली वो डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड ऑल न्यूक्लियस हैविंग Z more than 83 are considered unstable. तो इसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज देखना है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और बिस्मथ मतलब द हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियर जेड अगर 83 से ज्यादा हो गया तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ जाता है, तो इट बिकम्स अनस्टेबल. तो हर एक एलिमेंट जिसका जेड मोर देन 83 है वो ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेशन में चले जाता है. तो रेडियोएक्टिविटी फेनोमेनन इज सीन विथ ऑल न्यूक्लियस हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 83. तो जब ये डिसइंटीग्रेशन होता है, ये टूटता है, क्या इसमें से निकलते हैं, चलो देखते हैं. पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे. अपॉन डिसइंटीग्रेशन following particles come out of the
unstable nucleus giving or leaving back a stable nucleus। तो क्या होता है इसमें, ये इसको आप न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन हम किसको कहते थे, आई मीन फिशन प्रोसेस किसको कहते थे, जिसमें न्यूक्लियस टूटता था, लेकिन जो दोनों पार्ट थे न्यूक्लियस टूटने के बाद दोनों का मास कंपैरेबल होता था। इसमें से क्या होता है, एक कुछ थोड़े से पार्टिकल इसमें से निकल जाते हैं और ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो को बैलेंस करने की कोशिश करता है। वो पार्टिकल कैसे निकलता है, कहते हैं कि न्यूट्रॉन भी अंदर टूट जाता है, पॉजिट्रॉन मेशन ऐसे करके टूटता है और कुछ एनर्जी रिलीज हो जाता है, तो फिर वो स्टेबल हो जाता है। तो चलो देखते हैं एक एक करके क्या क्या चीजें इसमें से निकलते हैं। पहला हुआ अल्फा पार्टिकल। ये क्या है, ये जो निकल के आता है ये क्या है, इट इज ए doubly ionized हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम में क्या है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, क्या बच गया, ओनली द न्यूक्लियस विथ 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। तो दैट इज व्हाट यू कैन कॉल एज एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल उसी के बराबर होता है। मतलब कोई अल्फा पार्टिकल को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उसका 2 प्रोटॉन है और उसका मास कितना है, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो मास नंबर 4 है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, और इसमें से कोई एक अल्फा पार्टिकल निकल गया जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास चार्ज उसका 2 है और मास उसका 4 है, तो क्या बच जाएगा, एक नया न्यूक्लियस बच जाएगा जिसमें ये हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा Z-2 और मास हो जाएगा A-4। तो अल्फा पार्टिकल को कहेंगे इट इज ए डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। अब ये जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो ये फेंका जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट इज थ्रोन अवे, ठीक है। तो विथ व्हाट काइनेटिक एनर्जी इट इज थ्रोन। अगर हम निकालना चाहेंगे हम विथ व्हाट काइनेटिक एनर्जी द अल्फा पार्टिकल इज थ्रोन, तो हम कहेंगे कि देखेंगे कि ये इसके पास कुछ मास था, इसके पास कुछ मास है, इसका मास इससे कम है और ये निकल गया है। जो डिफरेंस इन मास हुआ दैट मास का इक्विवेलेंट एनर्जी, जैसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, इधर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल रेफरिंग टू द अबव इक्वेशन। अगर हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, इट इज इक्वल टू मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये जो चीज है आप देखोगे, ये इसका मास और इसका मास को जोड़ेंगे तो इसका मास से कम होगा, ठीक है। न्यूक्लियस जब ब्रेक करता है ऐसे ही होता है, हम लोग मास डिफेक्ट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मास ऑफ y और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जुड़ के भी इससे कम होता है। तो वो जो डिफरेंस इन मास है, मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ अल्फा, कुछ मास बच जाता है, दैट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी E इक्वल टू mc²। उतना एनर्जी लेके ये क्या होता है ना, उसमें से अल्फा पार्टिकल जंप करके निकलता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल जंप्स आउट विथ दिस। तो जब कोई न्यूक्लियस ब्रेक करता है और अल्फा पार्टिकल देता है, कितना काइनेटिक एनर्जी लेके अल्फा पार्टिकल निकलेगा, दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंस इन मास मल्टीप्लाइड टू c²। E इक्वल टू mc² वाला फॉर्मूला जानते हैं, जो मास घट गया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, दैट एनर्जी इज टेकन एज अ काइनेटिक एनर्जी बाय द अल्फा पार्टिकल एंड इट जंप्स वे, ठीक है।
दूसरा हो गया अभी जो अल्फा पार्टिकल है, अच्छा दूसरा देख देते हैं बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल ये क्या है, ये बीटा पार्टिकल जो निकलता है ये है इट इज इक्विवेलेंट टू एन इलेक्ट्रॉन। मतलब बीटा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा, -1। मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मास को हम लोग 0 ले लेते हैं, 0 mu ले लेते हैं, तो ये हो गया 0। कहने का मतलब है कि अगर हम कहेंगे कोई एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है Z और A का, उसमें से अगर कोई बीटा पार्टिकल निकल जाता है तो जो स्टेबल न्यूक्लियस निकलेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होगा। देखो Z+1 और ये माइनस है ना, Z था ये नेगेटिव चार्ज हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, Z+1 और ये हो जाएगा A। That means what you find, X and Y are having same atomic mass but different atomic number। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं। नोटिस करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना था इट वाज नंबर ऑफ प्रोटॉन वाज A minus Z, Z was the number of proton, number of neutron was A minus Z। यहाँ पर प्रोटॉन का वैल्यू बढ़ गया है, तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का रेशियो है जो है यहाँ पर ज्यादा था, यहाँ पर कम हो गया। इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन। फिर से देख लो, ये Z होते हुए ये A होते हुए यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना था बताइए, A minus Z। प्रोटॉन कितना था Z। यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है A minus Z minus 1। एक न्यूट्रॉन घट गया है और प्रोटॉन एक बढ़ गया है Z+1। ऑब्वियसली न्यूमरेटर बढ़ेगा डिनोमिनेटर घटेगा, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो तो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या होगा, घट जाएगा। तो आप कहोगे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज ग्रेजुअली अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। जब भी कोई बीटा पार्टिकल एमिट होता है ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अच्छा, अगर ये बात है तो इसमें नोटिस करने वाली चीज ये हुआ कि X और Y में क्या रिलेशन है। देखो तो दोनों का मास नंबर बराबर है और एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो हम कहेंगे एन आइसोबार is produced by emission of बीटा पार्टिकल। अब एमिशन की जगह बेटर लिखेंगे इजेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल। जब बीटा पार्टिकल निकल जाता है एक आइसोबार का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कहेंगे कि कार्बन 614 में से एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो क्या मिलेगा, मिलेगा आपको नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इट विल बी 714। देखो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहा है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया। व्हाट इज गामा पार्टिकल। ये गामा पार्टिकल क्या है, यू कैन कॉल इट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इट इज द फोटोन ऑफ ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी it is the photon of a very high frequency electromagnetic wave। ध्यान रहे कि गामा पार्टिकल जो फोटोन है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बिलोंग करता है उसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाना हमारे लिए तो अभी तक पॉसिबल नहीं है। यू कैन कॉल इट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एमिटेड। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स में कि अगर एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, गामा रे दिया गया है, अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप कहोगे गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। किसी भी दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ दिया होगा तो आप कहोगे गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो अगर कोई
हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास A है, नंबर Z है, उसमें से अगर गामा पार्टिकल निकलेगा, ये तो एनर्जी है, इसका ना कोई मास है ना कोई चार्ज है, तो निकलने से क्या मिलेगा, एक नया पार्टिकल मिलेगा जिसका A एंड Z विल बी सेम एज X। क्या लिखना है इसमें, गामा पार्टिकल्स हैव नो मास नो चार्ज। ठीक है, तो थोड़ा सा समराइज करें तो अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस है, बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज बिकॉज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, गामा पार्टिकल्स हैव नो चार्ज। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल हम कहेंगे कि सपोज कोई एक रेडियोएक्टिव सैंपल से मान लो कि ये एक सैंपल रखा हुआ है, उसमें से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकल रहे हैं और जंप करके ऐसे जा रहे हैं। Different particles are going like this because there was a magnetic field in this direction। आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन अल्फा पार्टिकल है, कौन बीटा है, कौन गामा है। सोचो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर ऐसे ऊपर की तरफ जंप करेगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स इधर को आएगा, सो दिस मस्ट बी अल्फा पार्टिकल, सॉरी दिस मस्ट बी अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर को आया, जब पॉजिटिव चार्ज ऐसे जंप किया तो फोर्स इधर को आया, बीटा पार्टिकल के ऊपर इधर को आएगा, सो दिस मस्ट बी बीटा पार्टिकल। और जो सीधा निकल गया विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दैट मस्ट बी गामा पार्टिकल। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग नो चार्ज। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज आयनाइजेशन स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टिकल्स। अब देखिए कि इनमें से सबसे ज्यादा मास वाला कौन था, मासिव कौन था, अल्फा पार्टिकल। और जब वो किसी एक गैस के अंदर से जाता है, किसी एक मीडियम के अंदर से जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉन को टकराता है, इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। और हम लोग कोलिजन चैप्टर में पढ़े थे, व्हेन ए हेवी मास moving with some velocity strikes with a light mass with whatever velocity, after collision the velocity of the heavy mass remains same, almost same। तो ऐसे ही हम कहेंगे अल्फा पार्टिकल अगर चलने लगा, उसका मास ज्यादा है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो उसको सब अपनी ऑर्बिट से फेंकने लगेगा, लेकिन इसका वेलोसिटी में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि आयोनाइजेशन स्ट्रेंथ, ionization strength of alpha particle is maximum among all other particles, because mass of alpha particle is very high as compared to mass of beta particle and relativistic mass of गामा पार्टिकल। ठीक है, इसका ये आंसर आता है कौन सा पार्टिकल का आयनाइजेशन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, क्यों? अल्फा पार्टिकल का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसका मास वो ज्यादा है। ठीक है, नाउ वी शैल सी लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, आप लोग केमिस्ट्री में ये सब चीजें पढ़े होंगे, मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ, मैथमेटिकल पार्ट में आ जाऊंगा बहुत जल्दी। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। ठीक है, पहला मान लो कि एक जगह कुछ अनस्टेबल सैंपल्स रखे हुए हैं, अभी वो डीके करेंगे। ठीक है, जो डीके करेंगे मतलब दे विल डिसइंटीग्रेट। अभी ये डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस में कोई बाहरी इफेक्ट उनको अफेक्ट नहीं करता है, वो अपनी मर्जी से करते हैं, इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप कहोगे कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट करेगा, प्रेशर बढ़ा देंगे या घटा देंगे जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट करेगा, नो। एक्सटर्नल टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव नथिंग टू डू विथ
द रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस। ध्यान रहे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ न्यूक्लियस, इट इज एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि उसके अंदर कोई वाइब्रेट करने वाला पार्टिकल्स नहीं होते हैं। तो बाहर का टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो, न्यूक्लियस इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो हम क्या कहेंगे, लॉ का फर्स्ट पार्ट हुआ द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब कितना जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट होगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन of a sample of radioactive substance is independent of surrounding temperature एंड प्रेशर। सराउंडिंग टेम्परेचर और प्रेशर को बदलने से रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन नहीं बदलने वाला, ठीक है। और क्या दूसरा, द सेकंड पार्ट ऑफ द लॉ, सेकंड पार्ट ऑफ द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मींस हाउ मेनी अनस्टेबल न्यूक्लियस विल डिसइंटीग्रेट फॉर यूनिट टाइम, ठीक है। अब सोचो, थोड़ा ऐसे सोचो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मान लो कि कहीं पानी पे बहुत सारे बबल फ्लोट कर रहे हैं, बहुत सारे बबल फ्लोट कर रहे हैं। अब वो सारे बबल फटेंगे, अगले दिन तक तो रहेंगे नहीं, है ना। आज अगर बबल से फ्लोट कर रहे हैं, कल तक तो रहेंगे नहीं, सारे के सारे फटेंगे। लेकिन कौन सा बबल कब फटेगा हमें मालूम नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। दूसरा चीज ये हुआ, हर 10 मिनट में कितना तो बबल फटेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा है, मान लो कि 1000 बबल फ्लोट कर रहे हैं, तो हर 10 मिनट में हो सकता है 200 बबल फ्लोट कर रहे हैं। लेकिन जैसे 200 बबल बर्स्ट कर जाएंगे, रह गया 800, अगला 10 मिनट में 200 नहीं करने वाले, क्योंकि द पॉपुलेशन ऑफ बबल इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, है ना। सो द नंबर ऑफ बबल्स बर्स्टिंग पर यूनिट टाइम विल ग्रेजुअली डिक्रीज। और डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कितने सारा है। अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत सारा बर्स्ट करेंगे पर यूनिट टाइम, कम है तो थोड़ा सा बर्स्ट करेंगे पर यूनिट टाइम, है कि नहीं। एग्जैक्टली इन दैट वे वी हैव टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन is directly proportional to the number of unstable nuclei present at any instant। मतलब अगर बहुत ज्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियर विल डिसइंटीग्रेट, कम है तो थोड़ा सा विल डिसइंटीग्रेट, यू आर गेटिंग। अच्छा, if I say mathematically, if n0 is initial number of unstable nuclei, n is number of unstable nuclei at any instant, मतलब काफी डिके हो चुके हैं, ठीक है ना, at any instant। then if in next dt seconds, जिस समय में n नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस थे, इन नेक्स्ट उस समय का नेक्स्ट dt सेकेंड में, इन नेक्स्ट dt seconds the next dt second dn number of unstable nuclei disintegrate, then rate of disintegration क्या हो गया, rate of disintegration
क्या हो गया, माइनस dn बाय dt। dn डिसइंटीग्रेट करके dt सेकेंड में, तो फॉर द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn nucleus are disintegrating in dt seconds. Rate of disintegration is dn by dt. But why I have written a minus sign here? Because usually in differentiation what we write, the increase. When you write dy by dx, what it refers to? It is y2 minus y1 by dx or x2 minus x1. But here what you see, n2 will be more or n1 will be more. n means number of unstable nucleus. dt second पहले जितना अनस्टेबल निकले थे वो n1 है, dt सेकंड के बाद जो अनस्टेबल निकले थे वो n2 है। तो क्या हो गया, n2 विल बी लेस, तो हम लिखेंगे n2 माइनस n1, तो एक माइनस साइन आएगा, है ना। इसका मतलब द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ n इज डिक्रीजिंग, ठीक है, बाय लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी आप क्या कहोगे, बाय लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी आप क्या कहोगे, कहोगे कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है माइनस dn by dt, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनस्टेबल सैंपल्स प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट। किसी एक इंस्टेंट में dn by dt निकालेंगे, इट विल बिकमिंग प्रोपोर्शनल टू n। कोई तकलीफ नहीं है इसमें। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस। ये जितना ज्यादा रहेगा, जैसे हमारा देश में एक साल में कितने लोगों की डेथ हो जाएगा, वो डिपेंड करता है देश का पॉपुलेशन कितना है, 135 करोड़ है, तो ये साल हमारा जितना डिसइंटीग्रेशन होगा, जब हमारा देश का पॉपुलेशन 600 करोड़ हो गया होगा, तब एक साल में और ज्यादा होगा, है कि नहीं। डेथ जो स्मॉल कंट्रीज में अभी देख रहे हैं आप लोग कोरोना का, उनका देखना है कि पर डे कितना लोगों का डेथ हो रहा है आउट ऑफ कोरोना। हमारा ज्यादा हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन इज मोर, सो वी विल सी द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगा, जब लिखेंगे तो dn by dt will be minus lambda n. This lambda is called decay constant. क्या होता है, ये it depends on the atomic number of the nucleus। मतलब हर एक न्यूक्लियस के लिए लैम्डा अलग अलग है, एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। और ये नंबर ऑफ अनस्टेबल, ये भी नंबर ऑफ अनस्टेबल। लैम्डा का डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ लैम्डा इज सेम एज डायमेंशन ऑफ t टू द पावर -1। क्या यूनिट होता है, इसको यूनिट को यूजुअली हम लोग सेकंड इनवर्स, डेज इनवर्स, मंथ इनवर्स, कभी कभार तो ईयर इनवर्स, इन जनरल टाइम इनवर्स में लिखते हैं। तो हम कहेंगे लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करता है कौन सा न्यूक्लियस है। अलग अलग यूरेनियम के लिए अलग होगा, पोलोनियम के लिए अलग होगा, थोरियम के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग है लैम्डा का वैल्यू, ठीक है। और जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है दिस इज गिवन बाय दिस। तो आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड में लिखने के लिए कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, तो आपको ये पूरा चीज लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ वी शैल गो फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नोट पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, नोट पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे इक्वेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन। चलो ठीक है, चलो मानते हैं कि let a sample has n0 number of unstable nuclei at t is equal to 0 at the start of the experiment
जिसको आप कहोगे t इक्वल टू 0। 8 और आफ्टर टाइम t let n is the number of unstable nuclei left। ठीक है, t इक्वल टू t सेकेंड के बाद, t टाइम के बाद n नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस है प्रेजेंट। तो आफ्टर टाइम t अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो हम क्या कहेंगे, इट इज माइनस लैम्बडा इनटू उस समय में जितना अनस्टेबल न्यूक्लियस थे, आफ्टर टाइम t कितने थे, n, सो इट इज लैम्बडा इनटू n। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वी कैन राइट दिस एज dn by n is equal to minus lambda dt। Now let us integrate. When you integrate both the sides, say the time elapses from 0 to t. In the meanwhile, the number of unstable nuclei decrease from पहले कितने थे, n0, घट के क्या हो गए हैं, n। ठीक है ना, चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं क्या है। If you integrate both the sides, dn by n क्या हो जाएगा, it will be ln n limited from n0 to n is equal to minus lambda t limited from 0 to t। चलो वैल्यू डालते हैं, ये क्या आ गया, ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट that is equal to minus lambda t अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 है। ठीक है, this can be written as ln n by n0 is equal to minus lambda t। If you take antilog on either side, taking exponents on either side, e to the power this is same as n by n0, or that will be equal to e to the power minus lambda t, or n is equal to n0 e to the power minus lambda t। अगर t is equal to 0 में आपके पास n0 नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस थे, तो t सेकेंड के बाद और t टाइम के बाद आपके पास कितने अनस्टेबल न्यूक्लियस रहेंगे, दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसी को लेके आगे बहुत दूर हमें बढ़ना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग देखने वाले हैं, जिसको हम लोग कहेंगे हाफ लाइफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी हम लोग देखे कि जो इक्वेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन था वो कैसे था, n0 e to the power minus lambda t। अगर मैं प्लॉट करना चाहूंगा तो वेरिएशन ऑफ n विथ टाइम, शुरू में क्या था, इट वाज n0 at t equal to 0, इट वाज n0, और क्या हुआ, जैसे समय बढ़ने लगा, t बढ़ने लगा, e to the power minus lambda t घटने लगा, माइनस लैम्बडा t है ना, इट इज सेम एज 1 by e to the power lambda t। t बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ये क्वांटिटी घटने लगा, सो इट एक्सपोनेंशियली डिकेज, इट गोज लाइक दिस। काफी समय के बाद हो सकता है जाके 0 होगा, बट इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर दैट। तो हम क्या कहेंगे, दी डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस और डीके प्रोसेस, डीके लिखेंगे, डीके प्रोसेस इज एन एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। वो एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है। लेकिन ये कॉर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है। मान लो शुरू में था n0, अब यहां पर कभी इसके पास था वैल्यू कितना, n0/2। अच्छा, यहां पर कभी इसका वैल्यू कितना था, n0/4, लाइक दिस। इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि ये जितना समय में n0 से n0/2 हो गया, और उतना समय लेने से n0/2 से n0/4 हो रहा है। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट। क्या हो रहा है,
n0 से n0/2 होने के लिए जितना समय लगा, n0/2 से n0/4 होने के लिए उतना ही समय लगा, n0/4 से n0/8 होने के लिए उतना ही समय लगा. The graph will go like that. So this is a time you will see in which the number of unstable nuclei is reduced to half of its original value. This time is called half-life of the radioactive sample. ठीक है, क्या लिखेंगे? The time span, हाफ लाइफ को हम लोग ऐसे लिखते हैं T half. ठीक है. The time span in which the number of unstable nuclei reduced to half of its original value is called half-life. जितना समय में ये आधा हो जाता है उसको हम कहेंगे हाफ लाइफ, जिसको हम लोग TH करके लिखेंगे. कुछ बुक में T हाफ करके लिखते हैं, अपना मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं. सो वी टेक हाफ लाइफ. इसका मतलब हुआ अगर शुरू में नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई थे n0, तो एक ठो T हाफ के बाद नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे? n0/2. दो T हाफ के बाद क्या हो जाएंगे? n0/4. है ना? ये चीज हमें समझ में आया. तो चलो निकालते हैं. इसका मतलब if at t equal to 0 n is equal to n0, then at t equal to t half n कितना हो जाएगा? n0/2. चलो रिलेशन में डालते हैं. हमारा वी नो, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उसका पॉपुलेशन इज गिवन बाय n0 e⁻⁻t. सबके जगह वैल्यू डालते हैं. वैल्यू डालेंगे तो क्या मिलेगा? t के जगह डालेंगे -e⁻⁻t हाफ इक्वल टू, ये तो n0 था, ये कांस्टेंट है. शुरू में कितना था? वो फिक्स्ड है. n0 इज ए कांस्टेंट. शुरू में कितना का सैंपल था, लेकिन जब टाइम इतना हो गया n का वैल्यू क्या हो गया? n0/2. सिंप्लीफाई करो तो n0 कैंसिल हो गया. क्या मिला? e⁻⁻t हाफ इज इक्वल टू 1/2. टेक ln ऑन आइदर साइड, तो आप कहोगे -λt हाफ इज इक्वल टू -ln2 और ln 1/2 दैट इज -ln2. तो t हाफ का वैल्यू क्या आएगा? इट इज ln2/λ. ln 2 का वैल्यू को याद रखना, ये 0.693 होता है. कैलकुलेशन में हम लोग 0.7 ले सकते हैं. सो व्हाट यू फाइंड? t हाफ इज नथिंग बट 0.693/λ. ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा. हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर. मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए, पोलोनियम के लिए, यूरेनियम के लिए, थोरियम के लिए, सबके लिए हाफ लाइफ अलग अलग होगा. ठीक है. सो हाफ लाइफ इज गिवन बाय 0.693/λ. समझ में आ रहा है? कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है. यहाँ पर तो थोड़ा लॉगरिथम ले रहे हैं और एंटीलॉग ले रहे हैं, तो आपको डिफिकल्ट नहीं हो रहा होगा. ठीक है ना? टेकिंग ln ऑन आइदर साइड, ln e⁻⁻th is -λth, that is equal to ln 1/2. ln 1/2 can be written as -ln2. माइनस कैंसिल हो गया, तो मिला हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693/λ. तो हाफ लाइफ के रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन तो आते रहते हैं हाफ लाइफ के रिलेटेड. तो उसको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में हम लोग नोट कर लेंगे, तो हमें कैलकुलेशन करने में, न्यूमेरिकल करने में काफी आसान होगा. जैसे हम कहेंगे फॉर एग्जांपल, यूजुअल कन्वेंशन गोज n is the number of samples, unstable samples after
टाइम t और n0 इज द इनिशियल नंबर ऑफ अनस्टेबल सैंपल्स। तो आप कहेंगे E after n half lives, n का वैल्यू क्या होगा? n इज द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। कितना होगा? एक हाफ लाइफ के बाद कितना होता है? n0/2, 2 के बाद n0/4, 3 के बाद n0/8, मतलब it will be n0 to the power n by 2 to the power n. So after n half lives, the number of unstable nuclei present will be n0/2 to the power n. ये समझ में आया। दूसरा ये है कि रेशियो आफ्टर n half lives, अगर हम कहेंगे ये जो n है ये अनस्टेबल है, आफ्टर n half lives, after n half lives, sorry, small n half lives, नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई कितना हुआ? नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई अभी भी हम लोग देखे n0/2n, n0/2 to the power n। अच्छा, नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई क्या हुआ? स्टेबल न्यूक्लियाई क्या हुआ? मतलब शुरू में n0 थे, उसमें से इतना अभी बाकी है, मतलब बाकी डिसइंटीग्रेट कर चुके हैं। डिसइंटीग्रेट कर चुके हैं तो स्टेबल न्यूक्लियाई कितना होगा? पहले थे n0 अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अब है n0/2 to the power n अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो डिफरेंस इतना हो गया स्टेबल न्यूक्लियाई। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टू स्टेबल न्यूक्लियाई आफ्टर n हाफ लाइफ्स। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? रेशियो ऑफ unstable nuclei to stable nuclei after n half lives is equal to कितना होगा? सोचो तो अनस्टेबल कितना रह गए? n0/2 to the power n। स्टेबल कितना हो गए? n0 माइनस n0/2 to the power n। थोड़ा आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो तो n0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 to the power n-1 तो हो जाएगा 1/2 to the power n-1। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम कहेंगे द रेशियो ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टू स्टेबल न्यूक्लियाई आफ्टर n हाफ लाइफ कितना हो गया? 1/2 to the power n-1। ये चीज को आप लोग याद रखना। ठीक है, अच्छा, यहां पर अभी हम लोग एक नया टर्म देखेंगे जिसको हम लोग कहेंगे मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। मीन लाइफ और एवरेज लाइफ क्या है? देखो, कॉल इट मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले समझते हैं कि क्या है इसका मतलब। एवरेज लाइफ कितना रहा? एग्जाम्पल में कुछ न्यूक्लियाई थे, एवरेज लाइफ कितना रहा? हम तो जानते हैं कि मान लो कि छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि 100 अनस्टेबल न्यूक्लियस थे, देयर वर 100 अनस्टेबल न्यूक्लियस। पहला 10 सेकंड में उसमें से मान लो 40 डिसइंटीग्रेट कर गए। ठीक है, उसका नेक्स्ट 10 सेकंड में 5 तो डिसइंटीग्रेट किए, उसका नेक्स्ट 10 सेकंड में 3 तो डिसइंटीग्रेट किए। ऐसे करते करते 100 अनस्टेबल न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होने के लिए कितना समय लगेगा? इट विल टेक इनफाइनाइट नहीं, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला वाज n is equal to n0 e to the power minus lambda t। For what value of t n will be 0, it will take infinite। That means disintegration process will continue for a very long period। मतलब उसमें से कुछ न्यूक्लियस थे जिनका लाइफ इनफाइनेटली लार्ज था, बहुत ज्यादा था, और कुछ थे वो बहुत शॉर्ट स्पान के थे, तुरंत ही उनका एक्सप्लोजन हो गया, तुरंत ही उनका क्या हो गया? डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो ये सबका एज को जोड़ेंगे, सम ऑफ एज ऑफ ऑल न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस।
will give you the average life of the sample। काम की चीज है, देखेंगे उसका यूटिलिटी क्या है आगे आगे। मैं इसको थोड़ा बेहतर बताता हूँ। सपोज हम कहेंगे एक गांव में 100 लोग थे, ठीक है, 100 लोग थे। एट द एज ऑफ 50 कुछ लोग एट द एज ऑफ 50 क्या हुआ, 25 लोग भगवान को प्यारा हो गए। एट द एज ऑफ 60 10 लोग भगवान को प्यारे हो गए। एट द एज ऑफ 70 ठीक है, मान लो 40 लोग भगवान को प्यारा हो गए। और कुछ लोग 90 साल तक टिके और तब बहुत जोर से ठंड पड़ा और सारे खत्म हो गए। ये कितना हो गए थे, इट वाज 30 + 25 इट वाज 55, रेस्ट 45 इस एज में खत्म हो गए। उन 100 लोगों का एवरेज लाइफ कितना है, कितना है, तो सारे लोगों का एज को जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ये लोगों का एज कितना था, हर एक का 50 साल, तो 25 × 50। इन लोगों का एज कितना था, 10 × 60, क्योंकि हर एक का 60 ईयर था, प्लस 40 × 70 प्लस 90 × 45। ये हो गया, सबका एज को जोड़ देंगे तो इतना हुआ। हाउ मेनी ईयर्स दे वर एग्जिस्टिंग, दैट डिवाइडेड बाय 100 will give you the average age। समझ में आ रहा है? That is what we are going to do here। लेकिन यहाँ पर तो एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे खत्म हो गए थे, वहां पर तो डिसइंटीग्रेशन इनफाइनाइट प्रोसेस तक चलते रहता है, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है। आप लोग ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट N0 is initial number of unstable nuclei, जो हमें मालूम है, यही सिंबल लेते हैं हम लोग, कोई नया चित्र है नहीं। लेट आफ्टर t से, आफ्टर टाइम t in an interval of dt, interval dt, dn number of unstable nuclei disintegrate, ठीक है। तो शुरू में N0 थे, t टाइम के बाद नेक्स्ट dt इंटरवल में क्या हुआ, dn नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई डीके कर गए। तो जो डीके कर गए उनका एज कितना हुआ, क्योंकि टाइम t के बाद डिसइंटीग्रेट किए, ठीक है। तो सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ एजेस ऑफ सम ऑफ लाइफ ऑफ dn न्यूक्लियाई इक्वल टू कितना हो गया, n dn इंटू टी, dn इंटू टी हो गया उनका सम। तो टोटल सम ऑफ ऑल लाइफ्स कितना हो जाएगा, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू dn, है कि नहीं, t इंटू dn। लेकिन हमें तो मालूम है क्या, dn इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n dt, है कि नहीं, dn बाई dt वाज माइनस लैम्डा n। कहाँ से मिला, इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी से। तो dn की जगह वैल्यू लिख सकते हैं, क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा n dt, है ना, dn की जगह, और एक तो t रह जाएगा, t है तो इट इज माइनस लैम्डा t इंटू n dt, वैल्यू लिख दिए। फर्दरमोर हमें मालूम है कि n क्या है, n इज नथिंग बट n0 e to the power माइनस लैम्डा t, ये भी तो हमें मालूम है। तो अगर ये हमें मालूम है तो चलो निकालते हैं। टोटल सम ऑफ ऑल लाइफ्स क्या निकल रहा है, 10। टोटल सम ऑफ all lives of all unstable nuclei is equal to कितना हो जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंक देते हैं, t इंटू n के जगह लिख देते हैं n0 e टू पावर माइनस लैम्बडा t dt। यू आर इंटीग्रेटिंग। अभी इंटीग्रेशन कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? टाइम विल रन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। तो इसको हम लोग चाहे तो माइनस लैम्बडा n0 इंटू t e टू पावर माइनस लैम्बडा t dt 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि जो डी के प्रोसेस है वो इनफाइनाइट लॉन्ग प्रोसेस है। बहुत ही शुरू में जल्दी जल्दी डीके होता है, जैसे नंबर ऑफ अनस्टेबल सैंपल्स डिक्रीज करने लगते हैं तो इनफाइनाइट समय लगता है। बट द सीरीज इज ए सम, सीरीज इज ए कन्वर्जेंट सीरीज, है ना, सीरीज इज ए कन्वर्जेंट सीरीज। तो इसमें क्या होगा, ये सम को निकालेंगे तो क्या होगा, देखो तो ये आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हो, आइलेट वाला फॉर्मूला। ये हमारा अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, सो यू कैन मेक यूज ऑफ बाय पार्ट्स। सो विल फाइंड इट इज कमिंग आउट टू बी n0 बाय, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे मिलेगा n0 बाय लैम्बडा। मैं इंटीग्रेशन में नहीं जा रहा, आप भी एग्जाम में यहाँ से जंप कर लेने से चलेगा। एग्जामिनर सोचेगा ये तो क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है नहीं, हम क्यों पूछेंगे कैसे इंटीग्रेट किया। चाहो तो लिख सकते हो बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है ना, ये हो गया n0 बाय लैम्बडा। दिस इज टोटल सम ऑफ ऑल लाइफ। लेकिन हम क्या निकालना चाहते थे, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। तो आप क्या कहोगे, मीन लाइफ इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल लाइफ्स बाय जितने थे, कितने थे अनस्टेबल सैंपल, n0 थे। सो क्या हो जाएगा, सोचो, सम ऑफ ऑल लाइफ्स इज n0 बाय लैम्बडा बाय n0 विल बी 1 बाय लैम्बडा। So the mean life of a radioactive sample is reciprocal of the decay constant. समझ में आ रहा? Reciprocal of the decay constant. Obviously अलग-अलग न्यूक्लियस के लिए आप जानते हो कि decay constant will be different, so average life will be different. Average life different हो जाएगा तो mean life मिलेगा 1 by lambda। अब ये जानते हैं पहले से कि जो टी हाफ है वो क्या था, इट वाज 0.693 बाय लैम्बडा। तो हम यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल रहे हैं एवरेज लाइफ और मीन लाइफ में, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या, देखो तो दी हाफ लाइफ इज 0.693 इंटू मीन लाइफ। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस is equal to 0.693 into average life और mean life। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग अक्सर ये सिंपल सा चीजें पूछ लेते हैं। मीन लाइफ दिया रहेगा, हाफ लाइफ पूछेंगे, हाफ लाइफ दिया रहेगा, मीन लाइफ पूछेंगे, ऐसे करके। सो दिस इज ए वेरी सिंपल स्टेटमेंट, यू मस्ट रिमेंबर। तो ये हो गया आपका हाफ लाइफ, समझ में आया? हाफ लाइफ और मीन लाइफ का रिलेशन आपको ऐसे मिल गया। अभी मैं एक नया टर्म बताना चाहता हूँ, वो आपकी स्कूल बुक में दिया नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जेईई में आने के लायक एक इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे, उसको 2 पार्ट में देखेंगे। पहला हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके ये क्या है? जैसे मान लो, जैसे मैं बताया कि बहुत सारे अनस्टेबल सैंपल्स है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में से कौन सा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करेगा आप कह नहीं सकते, लेकिन कुछ डिसइंटीग्रेट करेंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन फॉर ए पर्टिकुलर पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट रीडिंग, वो हम निकालना चाहते हैं। अगर हमारे पास 25 तो अनस्टेबल सैंपल न्यूक्लियस है, इनफाइनाइट टाइम के बाद सारे के सारे स्टेबलाइज हो गए होंगे और टी हाफ के बाद उसका आधा हो गए होंगे, तो ऐसे करके चल रहा है। लेकिन कौन सा इंस्टेंट में आप पर्टिकुलर एक सैंपल को लेके बैठिए, पर्टिकुलर एक न्यूक्लियस को लेके बैठिए, वो कब अनस्टेबल को कब डिसइंटीग्रेट करेगा उसका प्रोबेबिलिटी निकालना बड़ी मुश्किल चीज होता है, क्योंकि वो कब डिसइंटीग्रेट करेगा उसका ठिकाना नहीं, उसका मर्जी जब हुआ तब हुआ, है ना, बिकॉज इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये प्रोबेबिलिटी काफी काम का चीज है, थोड़ा इसको ध्यान से नजर देना, समझने की कोशिश करना। हाँ, तो हम कहेंगे कि
if in interval of dt seconds after elapse of time t, dn number of, थोड़ा इसको ढंग से लिखो, लेट आफ्टर टाइम t in an interval of dt second interval dt, dn number of unstable nuclei disintegrate और decay। मान लो कि t टाइम के बाद नेक्स्ट इंटरवल ऑफ dt सेकंड में dn नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस डीके करेंगे। एट दिस इंस्टेंट n क्या है? नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट। देन probability of any nucleus to disintegrate क्या हो जाएगा? अब थे n तो उसमें से dn डिसइंटीग्रेट करके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैपिटल P में लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो गया? dn by n। dn by n हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में इसका डीके होने का प्रोबेबिलिटी है dn by n। अब ये प्रोबेबिलिटी को अगर हम लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, dn मतलब कितना तो डिसइंटीग्रेट करके, से इट इज लैम्डा n by n, क्योंकि dn by dt होता है लैम्डा, तो हम कहेंगे लैम्डा dn by dt होता है लैम्डा, तो dn क्या हो गया? लैम्डा n dt, ठीक है, लैम्डा n dt, तो n कैंसिल हो गया। तो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट में टाइम t के बाद नेक्स्ट dt इंटरवल में किसी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेट करने का प्रोबेबिलिटी हो गया लैम्डा dt। बस ये देखिए आप चेक। तो प्रोबेबिलिटी अगेन रिपीट कर रहा हूं पूरा स्टेटमेंट को। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने का t टाइम के बाद dt इंटरवल में कोई एक अनस्टेबल न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेट करने का प्रोबेबिलिटी हो गया लैम्डा dt, ठीक है। तो ये हमारे किस काम में आएगा? चलो देखते हैं दूसरा। सपोज हम कहेंगे ए रेडियोएक्टिव सैंपल decays in different processes, ठीक है। जैसे हम कहेंगे कि मान लो कि कोई एक सैंपल था X, ठीक है, ये डीके करके बन गया, स्टेबलाइज हो गया Y, और सपोज हम कहेंगे कि वो 10 ठो अल्फा पार्टिकल छोड़ दिया, 6 ठो बीटा पार्टिकल छोड़ दिया, 11 ठो गामा पार्टिकल छोड़ दिया, और उसके बाद ये स्टेबिलिटी आया। लेकिन सीक्वेंस ऑफ इजेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल्स नॉट रिमेन सेम। आप ये नहीं कहोगे कि वो पहले सारा अल्फा छोड़ेगा, फिर बीटा छोड़ेगा, फिर गामा छोड़ेगा। अब ये नहीं कहोगे कि पहले 5 अल्फा 5 बीटा 5 गामा छोड़ेगा, फिर 5 अल्फा 1 बीटा 6 गामा छोड़ेगा। You cannot say in what sequence these particles will be emitted. You have no control over it. ये नहीं कि पर्टिकुलर वे में ऐसे यूरेनियम का ले लिए और पता चला यूरेनियम ऐसे ही करता है, पहले अल्फा छोड़ता है, फिर बीटा छोड़ता है, फिर 3 गामा छोड़ता है, फिर 4 अल्फा छोड़ता है। You cannot say so. There is no certainty
at what rate this will be emitted. तो इसमें होता क्या है, मान लो x is a sample, अब क्या किया, वो कुछ अल्फा कुछ बीटा छोड़ा, a बन गया, a से फिर कुछ छोड़ा, b बन गया, फिर उसमें से कुछ छोड़ा और आके y बन गया। हो सकता है कि कुछ अलग नंबर ऑफ अल्फा और बीटा छोड़ा, वो c बन गया, फिर यहाँ से d बन गया, फिर यहाँ से y बन गया। ठीक है, क्योंकि कितना अल्फा कितना बीटा छोड़ेंगे उसके हिसाब से a और z तो बदलता है। तो कोई इस प्रोसेस में हो सकता है, इस प्रोसेस में हो सकता है, कोई नया प्रोसेस EF में भी जा सकता है, कुछ छोड़ा बन गया E, फिर छोड़ा बन गया Y। तो there are several possibilities in which the unstable sample may convert into a stable nuclei। अब ये हर एक रास्ते में अलग अलग जो न्यूक्लियस आ गए, सबका लैम्डा अलग अलग है, सबका लैम्डा अलग अलग है। तो अगर इस रेट में इस प्रोसेस में वो डीके करता है, इसका एक इफेक्टिव लैम्डा रहेगा, इस प्रोसेस में डीके करता है एक इफेक्टिव लैम्डा रहेगा, इस प्रोसेस में एक दूसरा तीसरा लैम्डा रहेगा। If this nucleus X disintegrates following the first process and reaches this position, let the decay constant for the process is lambda 1. For this process, let the decay constant is lambda 2. For this process, let the decay constant is lambda 3. तो लैम्डा बदल गया तो हर एक प्रोसेस में हाफ लाइफ भी तो बदल गया। कोई आपको पूछेगा बताओ इस अनस्टेबल न्यूक्लियाई का हाफ लाइफ क्या है, आप बोलोगे अरे इसका तो बहुत सारा हो सकता है। नहीं, इफेक्टिव हाफ लाइफ हम लोग कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा ना? वी वांट टू फाइंड आउट द इफेक्टिव हाफ लाइफ। ठीक है, तो इफेक्टिव हाफ लाइफ कैसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं मिटाता हूं। A radioactive sample decays in different processes having half lives, or having decay constants lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc. ठीक है, at any instant in interval dt, the probability of an unstable nucleus, एक particular nucleus to disintegrate or to decay using first process कितना हो गया, lambda 1 dt, using second process क्या हो गया, सेकेंड प्रोसेस में डीके करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, lambda 2 dt, अभी तो निकाले। सो लाइक दिस फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस प्रोबेबिलिटी आपको निकल रहा है। तो फर्स्ट प्रोसेस में डीके करने का प्रोबेबिलिटी lambda 1 dt है, सेकेंड प्रोसेस में डीके करने का प्रोबेबिलिटी lambda 2 dt है, थर्ड प्रोसेस में डीके करने का और यूजिंग nth प्रोसेस उसका डीके करने का प्रोबेबिलिटी है lambda n dt। अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग जो है डीके करने का प्रोबेबिलिटी आ गया। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप पीसीएम का एग्जाम दे रहे हो जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, किसी लड़के का फिजिक्स में डिस्क्वालीफाई होने का प्रोबेबिलिटी है से 1/20। ठीक है, और केमिस्ट्री में डीके होने का केमिस्ट्री में उसका क्या है, उसका कट ऑफ से नीचे रहने का प्रोबेबिलिटी क्या है, कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा डिस्क्वालीफाई होने का प्रोबेबिलिटी क्या है से 1/25। और केमिस्ट्री में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में मान लो 1/30। These are the probability of disqualifying in this and this। अगर हमको पूछा जाएगा व्हाट इज ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्वालीफाइंग, तो क्या देखे, फिजिक्स में फेल होने का प्रोबेबिलिटी P1,
केमिस्ट्री में फेल होने का प्रोबेबिलिटी P2, मैथमेटिक्स में फेल होने का प्रोबेबिलिटी P3। फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? फेल होने का किसी एक में फेल होने से फेल होता है, ठीक है, किसी एक में फेल होने से फेल होता है। तो फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? आइदर ही विल फेल इन फिजिक्स और इन मैथमेटिक्स और इन केमिस्ट्री। और का मतलब क्या होता है? समेशन। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग बिकम्स P1 plus P2 plus P3, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग हो गया P1 plus P2 plus P3, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग। अच्छा, सिमिलरली अगर हम कहेंगे कोई पार्टिकल डिसइंटीग्रेट कर सकता है, कोई न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर सकता है फास्ट प्रोसेस में यूजिंग प्रोबेबिलिटी P1, सेकेंड प्रोसेस में डिसइंटीग्रेट करने का प्रोबेबिलिटी है P2, थर्ड प्रोसेस में डिसइंटीग्रेट करने का प्रोबेबिलिटी है P3। डिसइंटीग्रेट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी प्रोसेस में? सो क्या लिखेंगे? thus the probability of decaying or decay in any process, कोई भी प्रोसेस में डीके करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? P, that is equal to P1 plus P2 plus P3, है ना, एंड सो ऑन। सारा प्रोसेस का प्रोबेबिलिटी को निकाल के जोड़ देंगे। अच्छा, if lambda equivalent is the effective decay constant, effective decay constant, then what is P? P is nothing but lambda equivalent into dt. So तो हम क्या कहेंगे? lambda equivalent dt is equal to lambda 1 dt plus lambda 2 dt and so on. dt cancels out. The equivalent decay constant is the ordinary sum of decay constants in individual processes. और आप जानते हो कि जो मीन लाइफ है that is the reciprocal of the decay constant. तो हम कहेंगे 1 by t effective mean life is equal to mean life of the first one, mean life of the second one and so on. सबको जोड़ो। सो ये दोनों क्वेश्चन जेई में आते हैं। कैसे आएंगे कि कोई और अगर हाफ लाइफ निकालेंगे तो हाफ लाइफ क्या है? 0.693 मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। सपोज एक अनस्टेबल न्यूक्लियस दो अलग अलग प्रोसेस में डीके कर सकता है। पहला प्रोसेस में हाफ लाइफ है उसका मान लो 2 साल, दूसरे प्रोसेस में हाफ लाइफ है 4 साल, ठीक है ना। तो हम कहेंगे इफेक्टिव हाफ लाइफ क्या है? तो 1/t इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। समझ में आया? सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द इफेक्टिव मीन लाइफ और इफेक्टिव हाफ लाइफ, ठीक है। मेजरली चीजें आपको केमिस्ट्री में पता चल गया था, थोड़ा थोड़ा चीजें एक्स्ट्रा देखना है। अब देखो और एक टर्म है एक्टिविटी, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। क्या? इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डीके ऑफ ए सैंपल। किस रेट में? सैंपल ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियर। क्या है ये? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब कितना एक्टिव है, कितना जल्दी जल्दी उसमें से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। जो जितना एक्टिव है उसको उसका एक्टिविटी कहेंगे। ऑब्वियस है कि जितने ज़्यादा अनस्टेबल सैंपल होंगे उतने ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन हो रहे होंगे। आप कहेंगे शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, धीरे धीरे वो सारे स्टेबलाइज हो गए तो अभी एक्टिविटी उसका कम हो गया। एग्जैक्टली दैट वे। सो यू विल से एक्टिविटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। सो यू विल से इट इज लैम्डा इनटू n। There should be a minus sign, but I write the magnitude. You can rather say it like this: the magnitude of rate of disintegration, lambda into n. अगर हम कहेंगे कि when
व्हेन n इज इक्वल टू n0, कब है, मतलब शुरू में a विल बी इक्वल टू लैम्डा n0, से इट इज a0। चलो इसको हम ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो हमारा n को लेके जितने सारे फॉर्मूले थे वो सारे a के लेके आ जाएंगे, है ना। तो आप क्या कहेंगे, हम जानते हैं कि n इज इक्वल टू n0 इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो हम कहेंगे दोनों तरफ लैम्डा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप मिलेगा आपको a इज इक्वल टू a0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। मतलब वेरिएशन ऑफ a इज आल्सो एक्सपोनेंशियल, और dn बाई dt के जैसे होता था, n के लिए जैसे होता था वही है। अच्छा ये है, तो इसमें भी क्या कहेंगे, हाफ लाइफ के बाद ये आधा हो जाएगा। ये सब चीजें याद रखना है हमको। आफ्टर इन हाफ लाइफ ये क्या हो जाता है, a0 बाई 2 टू द पावर n। बेसिकली a क्या हुआ, dn बाई dt क्या हुआ, लैम्डा n का जो वेरिएशन होगा a का वही वेरिएशन होगा। n का वेरिएशन ऐसे होता था, हम लोग जिधर जब इसमें n लेते थे और इधर t लेते थे, वेरिएशन जो होता था अभी a के लिए भी वही वेरिएशन होगा। हर हाफ लाइफ के बाद n आधा हो जाता था, अब a भी आधा हो जाएगा। a का वेरिएशन n का वेरिएशन बराबर है, बस लैम्डा इज मल्टीप्लाइड टू दैट। तो हाफ लाइफ के बाद n हाफ लाइफ के बाद a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a0 बाई 2 टू द पावर n। मोरओवर a का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ a क्या है, इट इज डीके पर सेकेंड, जिसको हम लोग बिक्यूरल कहते हैं, और बी ई और यहाँ लिखते हैं, और BEQUEREL बिक्यूरल, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं इसको, BQ से। तो यूनिट ऑफ A हो गया, एक ऐसे करते हैं डीके पर सेकेंड, और बिक्यूरल डीके पर सेकेंड जो है बिक्यूरल भी वही। और कभी कभार इतने ज्यादा डिसइंटीग्रेशन होते हैं कि उसको हम दूसरे टर्म्स में भी एक्सप्रेस करते हैं। और आप जानते हो रेडियो एक्टिविटी कौन लिखा है, मैडम क्यूरी, नहीं, वो फिजिक्स के लिए और साइंस के लिए, केमिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो वो अपने नाम पे तो कुछ डालेंगे, तो 3.7 और 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बिक्यूरल। तो 1 क्यूरी का इक्विवेलेंट बिक्यूरल कितना हो गया, 3.7 इंटू 10 पावर 10 बिक्यूरल। और भी एक्सप्रेशन होते हैं उसका, 1 रदरफोर्ड, क्या मालूम है रदरफोर्ड कैसे आए होंगे उसी समय का, रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 बिक्यूरल। तो यूजुअली डिकेज पर सेकेंड होता है 1 बिक्यूरल, और एक्टिविटी को उसमें एक्सप्रेस किया जाता है। बहुत ज्यादा एक्टिविटी होता है तो उसको रदरफोर्ड में, क्यूरी में एक्सप्रेस करते हैं। ये एक्टिविटी को कभी डर मत जाना, कभी कभी इसको काउंट रेट, डिके रेट ऐसे बोल के बोल देते हैं एक्टिविटी, तो इट इज द सेम। तो क्या बेसिकली देखिए हम, हमारा जो ए है, ए का वेरिएशन टी के साथ ऐसे होता है। ए क्या है, बट प्रैक्टिकली ए इज नथिंग बट dn बाई dt। अब ये dn बाई dt जो है ये n को प्रोपोर्शनल है, तो n का जो वेरिएशन होगा a का वही वेरिएशन होगा, बस लैम्डा मल्टीप्लाइड। इसका इनिशियल वैल्यू को आप a0 कहोगे, घटते जा रहा है। एक हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी कितना होगा, a0 बाई 2, दूसरा हाफ लाइफ के बाद a0 बाई 4, लाइक दैट। जो n का वेरिएशन है वो a का वेरिएशन है, उस हिसाब से होता है। तो in what way the activity of a radioactive sample changes, you say it is in a exponential way, it decreases। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक्टिविटी एक नया टर्म था, वो क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आप उसको क्वेश्चन में आने से चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा प्लस 2 सिलेबस में जो रेडियो एक्टिविटी की चीजें हैं, बस इतने पे ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है।